भारत की संस्कृति को अक्सर महान कहा जाता है, लेकिन इसकी परतों के भीतर एक गहरा विरोधाभास छिपा है। शायद दुनिया में इतना पुराना और इतना बड़ा पाखंड कहीं और नहीं मिलता। हजारों वर्षों के इतिहास में यह पाखंड इतना जम चुका है कि अब यह स्वभाव जैसा लगने लगा है। बाहर से इस देश का चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। स्वागतम के शब्द, फूलों की सजावट, मीठी बातें और ऊंचे आदर्श, लेकिन सच का रास्ता सामने के दरवाजे से नहीं खुलता, क्योंकि भारत वहां रहता ही नहीं। असली भारत पीछे के दरवाजे पर है, जहां दिखावट उतर जाती है और असली व्यवहार सामने आता है। यहां बातों में आदर्श बहुत है, विचार ऊंचे हैं, लेकिन व्यवहार उन सब से बिल्कुल उलटा। जैसे खाने के दांत कुछ और हों, दिखाने के कुछ और, वैसा ही यह विरोधाभास हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। सदियों से हमने जीवन का दमन किया है, जबकि जीवन को दबाया नहीं जा सकता। हम जीवन हैं, स्वभाव हैं, और स्वभाव का निषेध अंत में पाखंड को जन्म देता है। जब भीतर का स्वभाव टूटने को तैयार नहीं होता, तो लोग चेहरे पर सस्ते मुखौटे चढ़ा लेते हैं, ताकि अपनी गंदगी, अपनी कमजोरियां, अपनी टूटन को छिपा सके। भारत ने भी यही किया है और लंबे समय से करता आया है। जब तक इस पीछे छिपी विकृति को नहीं समझोगे, तब तक यहां रोज होने वाली दुर्घटनाओं को भी नहीं समझ पाओगे। इसी वजह से जो लोग पश्चिम से भारत की ओर आते हैं, वे पहले से बने हुए एक दृष्टिकोण के साथ आते हैं। उन्होंने भारत को किताबों के जरिए जाना होता है। वेदों, उपनिषदों, धम्मपद, गीता, रामकृष्ण, रमण, कृष्णमूर्ति जैसे महापुरुषों के शब्दों से। लेकिन यही भ्रम है, क्योंकि ये भारत नहीं है। ये तो भारत के अनंत महासागर में बस एक चम्मच भर भी जगह नहीं रखते। असली भारत इससे बिल्कुल अलग, बिल्कुल विपरीत खड़ा है। जरूर इस भूमि पर बुद्ध पैदा हुए हैं, पर उन्हें तो उंगलियों पर गिना जा सकता है। और उन्हीं कुछ बुद्धों की चमक से भारत ने एक उधार की प्रतिष्ठा हासिल कर ली है। एक ऐसी चमक जो बासी है, जो अपनी नहीं है। भारत ने महान आत्माओं की आभा को अपने माथे पर लगा तो लिया, लेकिन उस आभा के पीछे कोई वास्तविक आधार, कोई अस्तित्वगत सच्चाई नहीं है। जब पश्चिम का व्यक्ति यहां आता है, तो वह केवल किताबों वाले भारत को जानता है। वास्तविक भारत से जब सामना होता है, तभी उसके भीतर एक गहरी दुविधा जन्म लेती है। वही दुविधा जो अभी तुम्हारे मन में उठ रही है, कृष्ण प्रेम। उसे समझ ही नहीं आता कि इन विरोधाभासों को कैसे सुलझाए, इस विसंगति को कैसे समझे। उसके मन में होता है यहां तो हर व्यक्ति बुद्ध होगा, लेकिन यहां आकर वह पाता है कि आदमी तो पश्चिम से भी बदतर अवस्था में जी रहा है। पश्चिम में बुद्ध भले कम हो, लेकिन मनुष्य बेहतर है, क्योंकि उसने वे व्यवस्थाएं बना ली हैं जो इंसान को इंसान बनाती हैं। संपन्नता एक ऐसा वातावरण देती है जहां पाखंड कम होता है। भारत विपन्न है, इसीलिए यहां त्याग की बातें बहुत हैं, पर निगाह लगी रहती है धन पर। रामकृष्ण कहा करते थे, चील भले ही आकाश में बहुत ऊंचा उड़ती हो, मगर उसकी नजर नीचे किसी कूड़े के ढेर पर मर चुके चूहे पर ही टिकी रहती है। भारत का हाल भी कुछ ऐसा ही है। बातें होती हैं आकाश की, ज्ञान, त्याग, विवेक, ईश्वर की, लेकिन नजर लगी होती है भोग पर, वस्तुओं पर, लालच पर। और इस नजर को कोई देख न ले, इसलिए
आंखों पर काले चश्मे चढ़ा लिए जाते हैं ताकि ऊपर की बातें चलती रहें और नीचे की इच्छाएं छिपी रहें। आकाश की बातें बस एक बहाना बन जाती हैं उन छुपी हुई निगाहों को ढकने का, उन्हें पवित्र दिखाने का। पश्चिम ने अपने समाज में संपन्नता पैदा की है क्योंकि उसने जीवन को स्वीकार किया है। जीवन उसके लिए कोई अपराध नहीं, कोई बाधा नहीं। पश्चिम ने धर्म की पुरानी जंजीरों को तोड़ दिया है, ईसाईयत की कठोर रूढ़ियों को पीछे छोड़ दिया है। भारत अब भी अतीत की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। धर्म की रूढ़ियां, अंधविश्वास, परंपराओं का बोझ, ये सब उसकी छाती पर ऐसे पत्थर बने हुए हैं जो उसे आगे बढ़ने ही नहीं देते। भारत में कोई बहाव नहीं, कोई गति नहीं। ये एक नदी नहीं, एक ठहरा हुआ डबरा है जिसमें सब कुछ धीरे धीरे सड़ रहा है। दूसरी तरफ पश्चिम में थोड़ी ही सही पर गति है, और जहां बहाव होता है वहां जल अपने आप निर्मल रहता है, समृद्धि आती है। तो छोटी छोटी बेईमानियां, चोरी छिपे की आदतें अपने आप खत्म होने लगती हैं। पश्चिम ने मनुष्य के शरीर को स्वीकार किया है, शरीर को सम्मान दिया है, उसके सौंदर्य को भी पुरस्कार मिलता है। भारत शरीर से भागता है, उसे दुश्मन मानता है। लेकिन शरीर से कैसे दुश्मनी हो सकती है जबकि हम खुद शरीर ही हैं? हो सकता है हम शरीर से भी ज्यादा हों, पर वह ज्यादा भी तो शरीर की पहली सीढ़ी पर चढ़कर ही जाना जा सकता है। पश्चिम की गलती यह है कि वह शरीर पर ही रुक गया है, और भारत का संकट यह है कि भारत अभी तक शरीर को स्वीकार करने की पहली सीढ़ी तक भी नहीं पहुंचा है। अगर इन दोनों में किसी एक भूल को चुनना पड़े तो पश्चिम की भूल ज्यादा हल्की है क्योंकि उससे आगे बढ़ना संभव है। भारत की भूल ऐसी है कि पहला कदम ही नहीं रखा तो दूसरे कदम तक पहुंचने की कोई संभावना ही नहीं रहती। पश्चिम के विचार में एक तर्क है, वो कहता है मनुष्य शरीर है। ये पूरी तरह सही न हो, पर इस मान्यता से आगे बढ़कर यह समझना कि मनुष्य शरीर से अधिक है बहुत कठिन नहीं। भारत कहता है मनुष्य शरीर है ही नहीं, यहां ही यात्रा रुक जाती है। जब शरीर का ही अस्तित्व न हो तो आत्मा की यात्रा का आरंभ कैसे होगा? हमने तो जैसे मंदिर तक ले जाने वाली सीढ़ियां ही तोड़ दी हैं। पश्चिम ने मंदिर तोड़ दिया हो पर उसकी सीढ़ियां बची हैं। भारत मंदिर बनाने के सपने तो देखता है पर उसके पास सीढ़ियां ही नहीं। बिना सीढ़ियों के मंदिर कैसे बने? पश्चिम के पास कम से कम सीढ़ियां तो हैं। एक दिन मंदिर बन भी जाए तो ये सीढ़ियां उसके काम आ सकती हैं। सीढ़ियां हो तो मंदिर बनना निश्चित है, सीढ़ियां न हो तो मंदिर सिर्फ कल्पना बनकर रह जाता है। पश्चिम की भूल भारत की भूल से कहीं अधिक सार्थक है, अर्थपूर्ण है। अगर भारत को भूल ही करनी है तो मैं चाहूंगा कि वह पश्चिम जैसी भूल करे। शरीर के विरोध ने भारत के मन को भीतर ही भीतर काम वासना से भर दिया है। ऊपर से ब्रह्मचर्य की घोषणाएं होती हैं, ब्रह्मचर्य ही जीवन है, लेकिन ये सब बातें ही बातें रह जाती हैं। जब तक काम वासना का रूपांतरण न हो सच्चा ब्रह्मचर्य जन्म नहीं ले सकता, और रूपांतरण दमन से कभी नहीं होता। जिसे दबाओगे वही जीवन भर तुम्हें काटता रहेगा। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन सुबह सुबह अपने कुछ मित्रों से मिलने निकल रहा था, तभी वर्षों बाद एक पुराना साथी घोड़े से उतरकर उसके सामने आ गया। मुल्ला ने कहा, बड़े बेवक्त आए हो, तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं 2-3 घंटे में वापस आ जाऊंगा। कुछ मित्रों से वादा किया है, उनके घर जाना पड़ेगा। मित्र बोला, इतने सालों बाद मिला हूं, बड़ी उम्मीदें लेकर आया हूं, चलो।
मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। बस मेरे कपड़े धूल से भरे हैं, लंबा रास्ता आया हूं। मुझे कुछ अच्छे कपड़े दे दो, मैं तुरंत तैयार हो जाता हूं। मुल्ला के पास सम्राट द्वारा भेंट किए गए बेहद कीमती कपड़े थे, जिन्हें वह हमेशा किसी खास अवसर के लिए संभाल कर रखता आया था। वह जानता था कि दोस्त को कुछ देना है तो बेहतरीन ही देना चाहिए, इसलिए अनिच्छा के बावजूद वही कपड़े ले आया और मित्र को दे दिए। कपड़े तो दे दिए, पर दिल के भीतर एक टीस रह गई। मैंने इन्हें कभी खुद नहीं पहना, और आज दे तो रहा हूं पर मन से दे नहीं पा रहा। दोनों आगे बढ़े, पहले ही घर पहुंचे कि सबकी नजर उन चमकदार राजसी कपड़ों पर टिक गई, और कपड़े पहनने वाले पर, यानी मुल्ला के मित्र पर। मुल्ला ने परिचय करवाया, ये है मेरे मित्र जलील, वर्षों बाद मिलने आए हैं, और ये जो कपड़े हैं ये मेरे ही हैं। जलील सन्न रह गया, बाहर आकर बोला, मुल्ला, ये बात कुछ शोभा नहीं देती। कपड़ों की चर्चा करने की जरूरत ही क्या थी? अगर ऐसा अपमान करना था तो मुझे साथ लाए ही क्यों? और अगर बोलना ही था तो कम से कम ये तो न कहते कि कपड़े तुम्हारे हैं। दूसरी जगह ये बात मत उठाना, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मुल्ला ने कहा, क्षमा करो। लेकिन दूसरे मित्र के घर पहुंचते ही वही कहानी फिर दोहराई गई। घर वालों की नजरें फिर उन शानदार कपड़ों पर टिक गईं। मुल्ला तुरंत बोला, ये है मेरे मित्र जलील, और कपड़ों की बात करें तो कपड़े इन्हीं के हैं। बाहर आते ही जलील ने नाराज होकर कहा, तुम बाज नहीं आओगे? कपड़े क्यों बीच में लाते हो? बात मेरे परिचय की होनी चाहिए, कपड़ों की नहीं। मुल्ला बोला, माफ करना, मैंने सोचा पहली गलती सुधर जाए। तीसरे घर में भी यही हुआ। सबकी नजरें फिर उसी चमक पर टिक गईं, कपड़ों पर। मुल्ला बोला, ये है मेरे मित्र जलील, और जहां तक कपड़ों की बात है, हमें कपड़ों की चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। किसके हैं क्या फर्क पड़ता है? बेहतर है कि हम इस विषय में बिल्कुल चुप रहें। लेकिन यही तो मुल्ला की कहानी है। जिस चीज को दबाओगे वही बार बार बाहर आएगी, और हर बार और जोर से सामने आएगी। भारत ने काम को भी ऐसे ही अस्वीकार किया, बुरी तरह दबाया, नकारा, अपमानित किया। इसलिए अब वो हर दिशा से उभर रहा है, हर जगह फूट रहा है। रोज पूना में ये हो रहा है। सन्यासिनियों का चलना तक मुश्किल हो जाता है, धक्के मारे जाते हैं, गालियां दी जाती हैं, पत्थर फेंके जाते हैं, कई बार तो लोहे की सांकलों से पीटा जाता है। चलती हुई स्त्री को लोहे की जंजीर से मारना, ये सिर्फ हिंसा नहीं, ये रुग्ण मन की पहचान है। इस आदमी ने कभी किसी स्त्री को प्रेम से छुआ ही नहीं है, क्योंकि प्रेम से छूने में भी एक रस है, एक आनंद है, एक अध्यात्म है। एक स्त्री को प्रेम से स्पर्श करना यह प्रसाद जैसा अनुभव है, एक कविता जैसा। लेकिन जब कभी प्रेम को जगह ही न मिली हो तो वही ऊर्जा विकृति बन जाती है, और फिर वही हाथ जो प्रेम से छू सकते थे वही हाथ सांकल लेकर घाव बना देते हैं। यही प्रेम दमन का दूसरा छोर है। जो लोग बलात्कार करते हैं वे वही लोग हैं जिन्होंने कभी किसी स्त्री को प्रेम से नहीं छुआ, क्योंकि जिसने किसी एक स्त्री को सच में प्रेम किया है उसके भीतर सभी स्त्रियों के लिए एक स्वाभाविक सम्मान जन्म लेता है, और जिसने प्रेम को पाप समझकर दबा दिया उसके मन में इतनी कुंठा, इतना जहर जम जाता है कि एक दिन वो जहर फटकर बाहर आएगा ही।
भारत में एक अजीब आदत है हर साधारण चीज को असाधारण बना देने की। लोग कहते हैं पूना तो ऑक्सफोर्ड है। यही भारत का स्वभाव है, छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाना। इस आदत पर बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत चिंता करने की भी नहीं, क्योंकि यहां तो मामूली बात भी तब तक नहीं होती जब तक उसे महान न घोषित कर दिया जाए। यहां किसी छोटे से सम्मेलन का नाम भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रखा जाता है, चाहे उसमें विदेश से एक आदमी भी ना आया हो। भारत इतना दीन हो गया है, इसका आत्मसम्मान इतना टूट चुका है कि अब हर चीज को बड़ा करके दिखाना ही आत्म सांत्वना बन गया है। किसी गांव में बस एक छोटा सा पोस्ट ऑफिस हो और बस एक बस रुक जाती हो तो गांव वाले कहने लगते हैं यहां यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, सब सुविधाएं तो मौजूद हैं, पोस्ट ऑफिस भी है, बस भी रुकती है। और इस तरह गांव गांव में यूनिवर्सिटियों का जाल बिछता जा रहा है, बिना यह सोचे कि उनमें शिक्षा का स्तर क्या है, सम्मान कितना है और अध्ययन का वातावरण कैसा है। आजादी के इन 30 सालों में अनगिनत विश्वविद्यालय बने, लेकिन एक भी ऐसी नहीं जो दुनिया में सम्मानित हो या जिसकी शैक्षणिक प्रतिष्ठा गर्व से सिर उठाने दे। इनमें से आधी यूनिवर्सिटियां साल भर में कई महीनों तक बंद रहती हैं, क्योंकि कभी दंगे, कभी हड़तालें, कभी मारपीट, कभी कुलपति का घेराव। शिक्षक शाम को घर पहुंचते हैं तो चैन की सांस लेकर कहते हैं आज भी जान बच गई, बस यही काफी है। यही हालत है, जान बची और लाखों पाए, लौटकर बुद्धू घर को आए। विश्वविद्यालय की ओर जाते हुए अध्यापक पहले हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हे हनुमान जी आज की रक्षा करना, और फिर पुस्तकें लेकर जाते हैं जैसे ज्ञान देने नहीं, युद्ध लड़ने जा रहे हो। यहां ऑक्सफोर्ड कहां है और पूना किस गिनती में। 5 साल यहां गुजारे हैं और अनुभव यही कहता है कि यह शहर अभी भी पुरानी धूल से भरा पड़ा है, रूढ़ियों की फुहार हर तरफ है। किस संस्कृति की बात करते हो, किस सभ्यता का दंभ भरते हो। यहां तो किताबों के तोते नुमा पंडितों की भीड़ है, जो कुछ भी बोलते हैं वही जो सदियों पहले किसी ने कहा था। अतीत की जंजीरों में जकड़े हुए लोग और दावा संस्कृति का। संस्कृति होती तो चलायमान होती, जीवित होती, बढ़ती, लेकिन यहां संस्कृति पैदा ही कहां हुई है। अभी तो हम संस्कृति के जन्म की प्रतीक्षा में बैठे हैं, ये घटना अभी घटनी बाकी है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से किसी ने पूछा सभ्यता पर आपका क्या विचार है। शॉ ने हंसकर कहा सभ्यता एक सुंदर कल्पना है, पर किसी ने इसे अभी तक आजमाया नहीं। सही कहा था, और भारत पर तो यह बात हूबहू बैठती है। यह देश दावों में बड़ा कुशल है, हर बात को इतना बड़ा बना देता है कि सच भीतर कहीं बिखरा पड़ा रह जाता है। दावे ही दावे रह जाते हैं, सार कुछ नहीं। यहां के लोगों को देखो, उनका चलन, उनका मन, उनका व्यवहार अंदर झांक कर देखोगे तो अंधेरा दिखेगा। बस ऊपर ऊपर की एक परत है, शिष्टाचार का एक कृत्रिम आवरण, उसकी गहराई भी चमड़ी जितनी नहीं। बस जरा सा कुरेद दो और भीतर से जंगलीपन, हिंसा, स्वार्थ सब कुछ निकल पड़ेगा। और ये केवल कुछ लोगों की हालत नहीं, किसी को भी खरोंचो कुछ वैसा ही बाहर आएगा। कृष्ण प्रेम इन खोखले दावों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। यहां बातों का शोर है, भीतर सन्नाटा है, दिखावा बहुत,